कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड आप देख सकते हो। कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पेपर आपका कल है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 एमपी बोर्ड। ये प्रश्न पेपर में आना ही आना है, पूरी फुल गारंटी। ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। इतने प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो विज्ञान के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। बस आपको इन प्रश्नों को बारीकी से समझना है, ठीक है। आपको बारीकी से क्या करना है, इन प्रश्नों को समझना है। आपका प्रश्न है, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, ठीक है। आपको उत्तर जहां से मिले आप वहां से याद कर लेना। आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, इसको समझना है। समझने के बाद अगर आप याद करोगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा क्या होगी, आसानी होगी। तो आपका प्रश्न यहां पर यह, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है। तो देखिए, जब कभी भी एक क्रिकेटर होता है, एक क्या होता है, क्रिकेटर होता है, वो था फील्डिंग में खड़ा रहता है, ठीक है। और जैसे ही उधर से बल्लेबाज गेंद मारता है तो जैसे उसके हाथ में गेंद आती है तो गेंद को वो सीधे नहीं पकड़ता है ना। वो गेंद को पकड़ते हुए हाथों को पीछे खींचता है। देखोगे आप लोगों ने मैच खेलते समय, तो होता क्या है कि जब हाथों को पीछे खींचा जाता है तो गेंद को पकड़ने का जो समय अंतराल होता है वो बढ़ जाता है। अगर हाथ को अपन पीछे, अगर अपन डायरेक्ट पकड़ेंगे ना तो तुरंत गेंद उचक करके भाग जाएगी, ठीक है। तो उसको पकड़ते हैं और हाथ को पीछे खींचते ताकि गेंद को पकड़ने का समय अंतराल बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, गेंद को पकड़ने का क्या बढ़ जाए, समय अंतराल बढ़ जाए, है ना। और हथेली पर लगने वाला गेंद का जो बल होता है वो कम हो जाता है। अपन डायरेक्ट पकड़ेंगे ना तो गेंद जम से आकर लगेगी, है ना, बहुत ताकत से गेंद आएगी। और अगर अपन उसको पीछे खींचते हुए पकड़ेंगे तो क्या होगा, गेंद जो रहेगी हथेली पर कम बल से लगेगी। इसी कारण क्रिकेटर क्या करता है, गेंद को हाथ को पीछे खींचता है। तो देखिए इसका उत्तर यहां पर सुन लीजिए। क्रिकेट के खेल में, अब भी पूछूंगा आपको, इस प्रकार सुनना है कि यहीं पर याद होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो ना, क्रिकेट के खेल में, किस खेल में, क्रिकेट के खेल में बॉल को कैच करते समय, है ना, क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्रिकेट के खेल में बॉल को कैच करते समय क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि गेंद को पूरी तरह स्थिर होने का समय अंतराल बढ़ जाए। क्यों खींचता है, ताकि गेंद को पूरी तरह स्थिर होने का, मतलब गेंद को रुकने का जो समय अंतराल है बढ़ जाए। अगर हाथ पीछे नहीं खींचेंगे तो गेंद तुरंत आकर के हाथ में पड़ जाएगी, है ना। और अगर पीछे खींचेंगे तो गेंद को रुकने का समय अंतराल क्या होना चाहिए, बढ़ जाए। इससे गेंद द्वारा हथेलियों पर आरोपित बल कम हो जाता है। इससे क्या होगा, जो गेंद जो हथेली पर क्या लगा रही है, जो बल लगा रही है, वो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे गेंद द्वारा हथेलियों पर आरोपित बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हथेलियों को चोट नहीं लगती है। और हाथों को चोट लगती है क्या, नहीं लगती है। हथेलियों को चोट नहीं लगती, इसलिए क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय हाथ क्या करता है, पीछे खींचता है। एक बार मैंने हाथ पीछे नहीं खींचा था, गेंद आई मेरी उंगली में पड़ गई, उंगली मेरी टेढ़ी हो गई थी। बचपन की बात है ना। स्कूल टाइम पे जब 10वीं 11वीं हम पढ़ते थे, कैच खेलते थे, जबकि उसका स्टाइल क्या होता है कि हाथ को पीछे खींचना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, आपका प्रश्न, क्रिकेटर बॉल को, इसको रट लो, याद कर लो, आना ही है पेपर में, है ना। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय, है ना, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो मुझे नहीं पता आ रहा नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि आ रहा नहीं आ रहा है। आप बच्चे लोग मुझे जो प्रश्न समझाने के लिए बोलेंगे वो प्रश्न मैं आप लोग को समझा दूंगा। मैं एक टीचर हूं, है ना कि नहीं, है ना। अब आ रहा नहीं आ रहा मुझे पता है क्या, नहीं है, ठीक है। तो क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, क्रिकेट के खेल में, किस खेल में, अब पूछूंगा आप लोग से, है ना। क्रिकेट के खेल में क्रिकेटर अब बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है क्योंकि हाथों को पीछे खींचने से गेंद के स्थिर होने का समय अंतराल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, गेंद के स्थिर होने के, गेंद के रुकने का समय अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एवं गेंद द्वारा हथेली पर लगने वाला बल भी कम हो जाता है, जिससे हाथों को चोट लगने की संभावना नहीं होती है। जिससे हथेली को चोट लगती है क्या, नहीं लगती है। चलो इसके पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो बोलो, जो भी क्वेश्चन है। किसके, पक्षी वर्ग के कुछ 4 लक्षण लिखिए ना। चलो बताओ कहां पे, पक्षी वर्ग के कोई, पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। पक्षी वर्ग के कोई
4 लक्षण लिखिए। चलो, प्रश्न आपका क्या है, इसको रट लो। विज्ञान के पेपर में बिल्कुल 80 में से 80 जाना चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। रट लो पूरा पेपर, पूरा याद कर लो बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, पक्षी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो जो पक्षी वर्ग होता है, जो कौन सा वर्ग होता है, पक्षी वर्ग होता है, मतलब जितने प्रकार के पक्षी होते हैं, ऐसे जीव जो पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, उनके 4 लक्षण कौन कौन से आपको यहां पर ये लिखना है। पक्षी वर्ग के 4 लक्षण कौन कौन से आपको ये लिखना है। क्या लिखना है आपको, पक्षी वर्ग के कितने लक्षण लिखना है, 4 लक्षण लिखना है। तो देखो पक्षी वर्ग का पहला लक्षण क्या है, ये समतापी या गर्म रक्त प्राणी है। जो पक्षी होते हैं वो गर्म खून के प्राणी होते हैं। कौन से होते हैं, गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। ये समतापी या गर्म रक्त प्राणी है। कौन, पक्षी। पक्षी क्या होते हैं, समतापी, किसी भी तापमान में रह सकते हैं, समतापी या गर्म रक्त प्राणी होते हैं। कौन, पक्षी। पक्षी क्या होते हैं, समतापी या गर्म रक्त प्राणी होते हैं। याद कर लो, पक्षी समतापी या गर्म रक्त प्राणी है। क्या बोला मैंने, पक्षी समतापी या गर्म रक्त प्राणी है। क्या बोला मैंने, पक्षी समतापी या गर्म रक्त प्राणी है। दूसरा, इनका शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में बटा होता है। पक्षी में क्या होता है, एक सिर रहेगी, एक क्या रहेगी, सिर रहेगी, जैसे मिट्ठू है, जैसे क्या है, मिट्ठू, एक सिर रहेगी, है ना, और एक धड़ रहेगी, ये पूरा धड़ में आता है, ठीक है, और एक क्या रहती है, पूंछ रहती है, ठीक है। पक्षी में क्या रहती है, पक्षी में क्या रहती है, सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इनका शरीर कहाँ में बटा होता है, सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है, ठीक है। पक्षी वर्ग की दूसरी विशेषता क्या है, इनका शरीर कहाँ में बटा होता है, सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। तीसरा, इनके हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या लिखोगे तीसरा पॉइंट, इनके हृदय में, इनके हृदय मतलब इनके दिल में, इनके हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, पक्षी वर्ग के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, पक्षी वर्ग के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 आलिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं। पहला, पक्षी वर्ग समतापी या गर्म रक्त वाले प्राणी है। दूसरा क्या लिखोगे, इनका शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में बटा होता है। तीसरा, इनके हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है। गाइड में मिल जाएगा आपको उसका आंसर, गाइड से आप याद कर लेना, यहां पर आपको सिर्फ समझना बस है, ठीक है। अगला, इनके कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। इनका जो कंकाल रहता है, कंकाल मतलब हड्डी का ढांचा, है ना, इनके कंकाल में, मतलब पक्षी वर्ग के कंकाल, इनके कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनके कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनके कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनमें हवा भरी होती है। जिनमें क्या भरी होती है, कंकाल मतलब हड्डी में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनके अंदर हवा भरी होती है, तभी तो ये आसानी से उड़ पाते हैं। अगर इनकी हड्डी भारी रहेगी तो उड़ पाएंगे क्या, नहीं उड़ पाएंगे। इनके कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनमें हवा भरी होती है, अर्थात इनकी हड्डियां खोखली होती है। इनकी हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है। इससे इन जंतुओं को उड़ने में सहायता मिलती है। जो पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग, है ना, उनकी हड्डी, उनके कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनके अंदर हवा भरी होती है, ठीक है, जिनसे इनकी हड्डियां कैसी होती है, हल्की होती है, जिससे इनको उड़ने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। बन जाएगा, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न बताओ, यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक और मिश्रण में अंतर। देखो आपको प्रश्न क्या आया है, यौगिक एवं मिश्रण में क्या लिखना है, आपको अंतर लिखना है, ठीक है। कौन से पार्ट का ये,
और जो प्रश्न कठिन लग रहा है उनको पहले समझ लेना, ठीक है, जो याद होने में दिक्कत जाएगी। आज जो कोचिंग आया उनका फायदा हो जाएगा, मतलब बहुत। क्यों? देखो, यौगिक और मिश्रण में अंतर पूछा है। किसमें पूछा है? यौगिक और मिश्रण में अंतर, ठीक है। पहला कॉलम लेकिन मैं मिश्रण का बनाऊंगा, तो गाइड मिश्रण का ही दिया, ठीक है। पहला कॉलम का बना रहा है अपन? मिश्रण का, और दूसरा अपन का बना रहा है? यौगिक का। अंतर लिख रहा है अपन, है ना, ठीक है। अब समझो इसको, मिश्रण किसको बोलेंगे? मैंने लिया एक रेत, क्या लिया? मैंने लिया रेता, मैंने क्या लिया? रेता। और मैंने लिया नमक, मैंने क्या लिया? और नमक और रेता को मैंने मिला दिया। किसको मिला दिया? नमक और रेता को मैंने मिला दिया। दो पदार्थों को अगर आप मिला बस दोगे, बिना रासायनिक क्रिया के जब आप दो पदार्थों को मिला देते हो तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? जब आप दो पदार्थों को बिना रासायनिक क्रिया के मिलाते हो तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है, ठीक है। क्या बनता है? मिश्रण। तो मिश्रण किसको बोलेंगे? आप कुछ भी मिला दो ना, ठीक है। आप मिट्टी में रेत मिला दो, वो भी क्या बन गया? मिश्रण। शक्कर में नमक मिला दो, वो भी क्या बन गया? मिश्रण। मिश्रण आप किसी में कुछ भी जब आप मिलाते हो, जब कभी भी आप दो पदार्थों को आपस में मिलाते हो तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रण। देखो, इसकी परिभाषा सुनना, अब भी पूछूंगा। परिभाषा क्या है इसकी? दो या अधिक शुद्ध पदार्थों द्वारा बना बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना, दो पदार्थ या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना। फिर से, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना। क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना। दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जो कैसे रहेंगे? बिल्कुल शुद्ध रहेंगे। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना। फिर से क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना, है ना, बना, जो कि बिना रासायनिक अभिक्रिया के बनता है। कैसा बनता है? बिना रासायनिक अभिक्रिया के। उसके बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या? नहीं होती है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के निर्मित होता है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक, फिर से, दो या दो से अधिक शुद्ध रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना तथा बिना रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया होती है कि नहीं होती है? बिना रासायनिक अभिक्रिया के निर्मित जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण। जैसे कि अपन ने मिट्टी लिए और रेत और छुई मिट्टी ले लिए, दो पदार्थ हो गए, दोनों को अपन ने आपस में मिला दिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई क्या? नहीं हुई। तो जो मिश्रण बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? मिश्रण कहेंगे। अगला, यौगिक किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया करते हैं और जो नया पदार्थ बनता है तो उसको अपन यौगिक कहेंगे। जैसे कि देखो, एक तत्व हो गया हाइड्रोजन, एक तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन, और एक हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करे और एक बना ली H2O, जल। तो जल एक प्रकार का क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, आपस में क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया करते हैं, और जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस नए पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक के बनने में रासायनिक क्रिया होती है और मिश्रण के बनने में रासायनिक क्रिया नहीं होती है। मिश्रण की परिभाषा क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ बिना रासायनिक अभिक्रिया के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या? नहीं। और मिश्रण यौगिक में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? जैसे कि एक तत्व हो गया Na यानी सोडियम, दूसरा तत्व हो गया Cl मतलब क्लोरीन, दूसरा क्या हो गया? क्लोरीन। तो क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ये नमक का सूत्र होता है। किसका होता है? नमक का क्या होता है? सूत्र होता है। और मान चलो कि मैंने लिया पानी, मैंने क्या लिया? पानी, और मैंने लिया शक्कर, मैंने क्या लिया? शक्कर। तो क्या बन गया?
शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत। तो शरबत क्या? एक प्रकार का मिश्रण है। अपन ने दो पदार्थों को मिलाए और कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई क्या? नहीं हुई। एक तीसरा पदार्थ बन गया, तो इस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब दो तत्व, इसमें पदार्थ मिलते हैं मिश्रण में, और यौगिक में कौन मिलते हैं? तत्व मिलते हैं। जब दो तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जब दो तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण का अगला पॉइंट है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। अगला पॉइंट क्या है? मिश्रण का जो संगठन होता है, ये अध्याय 2 का, ठीक है ना। मिश्रण का संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। मतलब कि एक गिलास पानी में आप 4 चम्मच शक्कर भी मिला सकते हो तो भी शरबत बन जाएगी। 10 चम्मच शक्कर मिलाओगे तो भी शरबत बन जाएगी। ठीक है। तो उसका संगठन कैसा होता है? इसका संगठन कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। मतलब कि आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो यौगिक होता है, जो क्या होता है? यौगिक, इसका जो संगठन होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। मतलब जल के यौगिक में हाइड्रोजन 2 ही लगेंगे और ऑक्सीजन 1 ही लगेगा, इसलिए इसका संगठन कैसा होता है? अपरिवर्तनीय होता है। इसमें आप बदलाव कर सकते हो क्या? नहीं। इसका जो संगठन है, हाइड्रोजन 2 ही लगेंगे और ऑक्सीजन 1 ही लगेगा। इसका संगठन क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। किसका? मिश्रण का। ठीक है। कैसा होता है? अपरिवर्तनीय होता है। अगला, मिश्रण में क्या होता है बच्चों? इनमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं। जो शरबत बनी ना, शरबत किस किस चीज से मिलके बनी? पानी और शरबत, शक्कर से। तो शरबत के अंदर पानी का टेस्ट भी रहेगा और शरबत के अंदर शक्कर का टेस्ट भी रहेगा। तो मिश्रण में क्या होता है? इनके घटकों के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वो विद्यमान रहेगी। लेकिन यौगिक बनने के बाद इसके जो जिससे मिलकर के ये बना है, घटकों गुण विद्यमान नहीं होते। सोडियम एक प्रकार की इतनी भयंकर की धातु है कि अगर मान चलो उसको हाथ में रखा जाए तो हाथ पिघल के नीचे गिर जाएगा। वो इतना तेज होता है क्या? सोडियम। हाथ जल जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और क्लोरीन इतनी जहरीली गैस है कि इतनी सी भी अगर बॉडी के अंदर चल जाए तो इस इंसान भाई तुरंत दम तोड़ के मर जाएगा, है ना कि नहीं। सोडियम का गुण क्या है? कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, अति क्रियाशील धातु है। और क्लोरीन क्या है? बहुत जहरीली गैस है। लेकिन इन दोनों को मिलने से जब यौगिक क्या बना? नमक बना। तो अपन नमक को अच्छा चाव से खा लेते हैं, चाट के, है ना कि नहीं। नमक खा लेते हैं ना। तो नमक में इनके जो घटक है जो और क्लोरीन, उसके गुण विद्यमान है क्या? नहीं है। तो यौगिक में क्या होता है? यौगिक बनने के बाद, है ना, इसके जो गुणधर्म होते हैं, इससे घटक के गुणधर्म से क्या हो जाता है? पूरी तरह भिन्न हो जाते हैं। ठीक है। अब मिश्रण देखो, मिश्रण इसके घटकों को सुगमता से पृथक कर सकते हैं। आपको शरबत से शक्कर निकालना है, आप इसको उबालना शुरू कर दीजिए, शक्कर गंजे में रह जाएगी डिगला बन के और पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उसको आप अलग कर सकते हो। तो मिश्रण के घटक में हम आसानी से पृथक कर सकते है ना, आसानी से भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। लेकिन यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। किसको? यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। बाकी अध्याय 2 का आपका प्रश्न है, आप उसको गाइड से या फिर जहां कहीं पर भी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर गूगल। सबसे अच्छा क्या होता है मालूम है? गाइड वगैरह जिसके पास नहीं होगी ना, गूगल में बोलो ओके गूगल और बोल दो मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, तुरंत कोई ना कोई मिल जाएगी वेबसाइट और उससे आप आंसर लिख सकते हो। या फिर गाइड में भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अध्याय 2 का है। अगला प्रश्न बोलो, इसके पहले वाला स्पीड में। हाँ, प्रश्न क्या है? इतना ही है ना, छूट तो नहीं गया कुछ। निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए। ठीक है। निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए। पहला क्या है आपका? नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। अगला क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्या है? मैग्नीशियम। अगला, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 ही होता है ना। कितना होता है इसका?
परमाणु क्रमांक, कौन सा क्रमांक? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है? ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इतनी होता है ना? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। ये लिख के जाना, नंबर मिल जाएंगे 4 नंबर, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। प्रतीक भी लिख के आना ना। प्रतीक 3 कॉलम बनाना। पहला बनाना तत्व, पहला कॉलम का बनाना तत्व का, दूसरा बनाना परमाणु क्रमांक का, और तीसरा बनाना प्रतीक का। तीसरा किसका बनाना? प्रतीक। प्रतीक में क्या लिख कर जाओगे? नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? N होता है। हाइड्रोजन का H होता है। ऑक्सीजन का O होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है। क्योंकि सब तुझे लिख करके आएंगे, तुम और कुछ अच्छा देने का प्रयास करना, तो तुमको और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके परमाणु क्रमांक, ठीक है। अगला प्रश्न बोलो क्या है, याद कर लो बिल्कुल। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 8। और मैग्नीशियम कितना होता है? 12। अगला बोलो। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग को दो ये मैंने कल पढ़ा दिया था ना, तो पढ़ाया वाला फंस गया पेपर में। जितने प्रश्न मैंने यहाँ पर तुमको करवाया पूरे मेरे नोट्स में ऑलरेडी है ना, पूरे है ना। तो जिस बच्चे ने पूरे पूरे नोट्स याद किया होगा ना मेरे वाले विज्ञान गणित के, उसके बाहर कुछ आने नहीं वाला। इसलिए बोलता हूँ कि डेली का डेली याद करो। जितना पढ़ाता उतना रोज का रोज याद कर लो। उतनी तैयारी कर ली, पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो। अगला प्रश्न क्या है बोलो। नहीं नहीं, एक तरफ से। अभी अभी कौन सा रह गया? संक्रामक एवं असंक्रामक रोग, याद कर लो। देखो संक्रामक रोग प्रश्न कौन सा है आपका? संक्रामक रोग। और कौन सा? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। संक्रामक, संक्रामक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो संक्रमण के माध्यम से फैलती है। ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसको हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। तो देखो, संक्रामक रोग या संचरणीय रोग। संक्रामक रोग को क्या कहा जाता है? संचरणीय रोग कहा जाता है। जो रोग, रोग यानी बीमारी, जो रोग अब भी पूछ रहा हूं, ठीक है। जो रोग, ऐसा सुन लो कि यही याद हो जाए। जो रोग ऐसी बीमारी, मतलब जो रोग, क्या बोला मैंने? जो रोग, रोग यानी ऐसी बीमारी, जो रोग वायु के द्वारा, किसी एक आदमी को हो गया कोरोना वायरस, उसने छींका, तो वायु के द्वारा उसके कीटाणु कहाँ चले गए? दूसरे व्यक्ति के चले गए, और वो भी क्या हो गया? बीमार हो गया। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, जो रोग वायु, जल, भोजन अथवा कीटों के द्वारा, 4 माध्यम से फैलता है। किसके द्वारा? वायु, जल, भोजन या कीट। जैसे जैसे मच्छर और मक्खी, जैसे मच्छर और मक्खी, ठीक है। जो रोग वायु, भोजन, कीट और हवा, वायु, भोजन, जल और कीट, इन 4 माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। क्या फैल जाते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। उन बीमारियों को हम क्या कहेंगे? संक्रामक बीमारी कहेंगे या संक्रामक रोग कहेंगे। मैं बोल के दिखाऊं? देखो मेरे को याद हो गया। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल, वायु, भोजन एवं कीट द्वारा फैल जाते हैं, उन रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण क्या लिख दोगे? जैसे कोरोना है ना, नोवल कोरोना वायरस, ये भी संक्रामक रोग है एक प्रकार का। दूसरा हैजा, हैजा भी क्या होता है?
संक्रामक रोग होता है। हैजा एक प्रकार का पेट की बीमारी होती है जो दूषित पानी पीने से होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर खराब पानी पिएगा, किसी व्यक्ति ने अगर टाके का पानी पी लिया या किसी व्यक्ति ने नाले का पानी पी लिया, ठीक है, तो उसको हैजा हो जाएगा, उसमें मर भी सकता है वो, ठीक है। अगला होता है टीवी। अगला क्या होता है? टीवी, है ना। अगला क्या होता है? टीवी, देखने वाली नेक बीमारी का नाम है ना, टाइबरकुलोसिस ऐसा कुछ होता है फुल फॉर्म, टीबी, है ना। और अगला होता है फ्लू। एग्जाम्पल क्या लिख लोगे? नोवल कोरोना वायरस, हैजा, टीबी, फ्लू। फिर से संक्रामक रोग की परिभाषा मैं बोल के दिखाऊं, वह रोग, ऐसे रोग, क्या बोला मैंने? ऐसे रोग, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल, हवा, भोजन और कीट द्वारा फैल जाते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। एग्जाम्पल क्या है? नोवल कोरोना वायरस, हैजा, टीबी, फ्लू। अगला है असंक्रामक रोग। अगला क्या है? असंक्रामक रोग। ऐसे रोग, अब मान चलो किसी को कैंसर होगा हो, तो क्या उसको देख के क्या दूसरे को हो जाएगा क्या? नहीं ना। आया आपको समझ में? तो ऐसे रोग या ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। अरे ऐसे रोग या ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग। क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग। वह रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे हृदय रोग, कैंसर। जैसे क्या हो गया? हृदय रोग हो गया या कैंसर रोग हो गया, ठीक है। हार्ट की बीमारी, हृदय रोग या कैंसर, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या? नहीं फैलता है। बन जाएगा हृदय रोग या कैंसर रोग, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या? नहीं फैलता है। बन जाएगा आपसे। चलो अगला प्रश्न बोलो। पेपर 12 किसने करा वैसे? कौन से ग्रुप में मिला है? अच्छा, टेलीग्राम से 12 हो रहा है पेपर, है ना। अच्छा, मगर ये लोग 12 कर रहे थे, इन लोग के चक्कर में फिर हम पढ़ाने वाले कोई देखता नहीं है ना कि नहीं। अब हम तो टीचर है ना कि हमारा काम क्या है? आप लोग को पढ़ाना है ना कि आप जो प्रश्न बोलोगे हम वो प्रश्न आपको समझा देंगे। हम एक प्रकार के बावर्ची है, तुम बोलोगे हलवा बनाओ तो हम हलवा बना देंगे, पोहा बनाओ तो पोहा बना देंगे, ठीक है। जो समझाने को बोलेंगे अपन वो समझा देंगे। प्रश्न बोलो क्या है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? चलो वो बताओ मेरे को, क्या बोलते हैं? कौन से पार्ट का है ये? पार्ट 5। पार्ट 5 का नाम है, पार्ट 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसका ये प्रश्न है आपकी बुक का पेज नंबर 73 का, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? देखो सुनो, आपकी जो बॉडी है, ये मेरी बॉडी, ये चमड़ी दिख रही है, चमड़ी, ठीक है ना। आप सबकी भी बॉडी है अपनी बॉडी। तो मानव का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार मकान किससे मिलकर बनता है? ईंट से मिलकर बनता है, ईंटा से। उसी प्रकार आदमी की जो चमड़ी होती है वो किससे मिलकर बनती है? पूरा शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिका। अब मान चलो एक ये कोशिका हो गई, ये बहुत सारी क्या हो गई? कोशिका हो गई। अब एक कोशिका है ये खराब हो गई, क्या हो गई? एक कोशिका क्या हो गई? खराब हो गई। इसका जो चयापचय है, इसके अंदर का चयापचय मतलब इसके अंदर का केमिकल वो थोड़ा डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज हो गया, है ना। और ये कोशिका मर गई। ये कोशिका क्या हो गई? ये कोशिका मर गई। कोशिका जीवित होती है ना। ये कोशिका क्या हो गई? मर गई। जब कोशिका मर गई, अगर वो यहीं पर पड़ी रहेगी और तो फिर उसके मरने के कारण फिर बाजू वाली कोशिका मर जाएगी, फिर शरीर बीमार हो जाएगा। शरीर में कोई भी बीमारी पनप सकती है। तो क्या होता है, जब कोई भी कोशिका अपनी बॉडी की मर जाती है या अपनी कोशिका बॉडी की कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसके अंदर एक लाइसोसोम होता है। इसके अंदर क्या होता है?
लाइसोसोम। वो एक प्रकार का एंजाइम होता है, तेजाब होता है जो किसी भी चीज़ को गला सकता है। तो जब कोशिका फट जाती है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, या कोशिका में किसी प्रकार की टूट फूट हो जाती है, या कोशिका जब मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम की जो थैली होती है वो अपने आप फट जाती है। अपने आप क्या हो जाती है? और जितनी भी कोशिका रहती है उस पूरी कोशिका को वो पाचन कर देती है और उसको वो हटा देती है, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर देती है। ठीक है, कौन? लाइसोसोम की थैली। तो ये अपने आप फट रही है, अपने आप फट रही मतलब सुसाइड कर रही है, खुद की आत्महत्या कर रही है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? आत्मघाती थैली। देखो लाइसोसोम, जी लाइसोसोम हो गया, ये क्या हो गया? लाइसोसोम। और ये क्या हो गया? आपकी कोशिका हो गई, है ना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण, क्या बोला मैंने? कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण, कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जब कोशिका क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। प्रश्न क्या है आपका? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या हो जाएंगे? फट जाते हैं। लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके अंदर निकलने वाले पाचक एंजाइम, और इसके अंदर के पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, मतलब उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर से सुनो, कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो इसके लाइसोसोम फट जाते हैं एवं अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। बन जाएगा? अगला प्रश्न बोलो। अरे पूरा पूरा बोलो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बस पूछा है क्या? कुछ लिखने के लिए बोला है? कितने अंक वाला है? बुक दिखाओ। तुम पहले चित्र बना लेना, थोड़ा बहुत लिख के जाना उसके अंदर, तो नंबर और अच्छे मिलेंगे। एक व्यक्ति सिर्फ चित्र बना रहा है और एक व्यक्ति चित्र बनाने से थोड़ा बहुत लिख भी रहा है, तो नंबर किसको अच्छे मिलेंगे? नहीं तो फिर चित्र जो जितना पूछा उतना भी कर सकते हो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, ये पूछा है क्या? देखो प्रश्न क्या है? रदरफोर्ड का चित्र बस आया क्यों? क्या और कुछ भी आया? देखो किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो चित्र देखो कैसे बनाओगे, क्या समझो। एक गोला बनाओ, ये दूसरा गोला बनाओ, सब लोग इसको ना प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोग के अभी। यहां से बना लेना चित्र, है ना। उसके बाद अगला गोला जो बनेगा बिल्कुल बीच से लेना, इसको यहां से ऐसा लेना, ठीक है। फिर अगला फिर ऊपर से लेना। बुक में बना आपकी विज्ञान की बुक के पेज नंबर 54 पर मिल जाएगा। कितने पर?
विज्ञान की बुक के पेज नंबर, आपकी जो विज्ञान की बुक है उसका अध्याय 4 के पेज नंबर 54 पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें बिंदु पाड़ो ना बीच में। ठीक है, ये क्या है आपके सोने के परमाणु। मत कर बेटा, हर कोई अमन साव नहीं बन सकता। ठीक है, सोने के परमाणु। ठीक है, क्या है सोने के परमाणु। ये सब क्या है सोने के परमाणु है। ठीक है, ये काहे के परमाणु है सोने के परमाणु। ठीक है, ये भी ये सोने के परमाणु है। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की बहुत पतली पन्नी लिया। सोने की बहुत क्या लिया, ये है सोने की पतली पन्नी। उसको अपन ने जूम करके देखे तो इतनी पतली है, मतलब जूम करके देखे तो मतलब इतनी मोटी है। ठीक है, सोने की पतली अत्यंत पतली पन्नी लिया और इस पन्नी पर उसने क्या करा, अल्फा कणों की बौछार कर दिया। अब इस पन्नी पर उसने अल्फा कणों की बौछार कर दिया। उनने जैसे अल्फा कणों को फेंका तो कुछ अल्फा कण पन्नी के सीधे आर पार चले गए। कुछ अल्फा कण कहाँ चले गए, पन्नी के सीधे आर पार। ये कौन से कण है, अल्फा कण। कुछ अल्फा कण कहाँ चले गए, पन्नी के सीधे आर पार चले गए। कुछ अल्फा कण कहाँ चले गए, पन्नी के सीधे आर पार चले गए। अरे कुछ अल्फा कण सीधे कहाँ चले गए, पन्नी के आर पार चले गए। ठीक है, अरे कुछ अल्फा कण पन्नी के कहाँ चले गए, आर पार चले गए। चले गए आर पार, चले गए कि नहीं चले गए। कुछ अल्फा कण आए टकराए, देखो कुछ अल्फा कण आए टकराए और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण आए टकराए और अपने मार्ग, यहाँ पे टकराए और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण आए टकराए और अपने मार्ग से इधर से गए, इधर से विक्षेपित हो गए। और बहुत कम अल्फा कण जिधर से आए, बहुत कम अल्फा कण जिधर से आए टकराए, आए भी इधर से और उसी मार्ग में क्या हो गए, वापस लौट गए। इधर ही से आए और इधर ही से क्या हो गया, वापस लौट गए। ठीक है, ये आए टकराए और वापस लौट गए। इधर से आए उधर ही को वापस क्या होगा, ये लौट गए। ठीक है, तो रदरफोर्ड का क्या परमाणु मॉडल है। ये किसका परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का क्या है परमाणु मॉडल है। अब देखो आपको तो सिर्फ चित्र बस पूछा गया है, चित्र बस बना के जाओगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक में आपका चित्र बनाया है। यहाँ पर आपकी बुक का पेज नंबर 54 में 5 पे 4 54 है ना। ये तो कई सारे बच्चे इतने मूर्ख 94 खोल लेंगे। 54 है, कितना है पेज नंबर 54। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो, अगर आपको लिखने का ही है तो आप क्या लिख सकते हो, रदरफोर्ड ने सोने की अत्यंत पतली पन्नी लिए। रदरफोर्ड ने क्या करे, सोने की अत्यंत पतली पन्नी लिए एवं उस पर अल्फा कणों की बौछार की, एवं उस पर अल्फा कणों की बौछार की, जिससे निम्न निष्कर्ष निकले। पहला, कुछ अल्फा कण पन्नी के सीधे आर पार चले गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए एवं बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आए। ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। नहीं तो आप चित्र बस पूछा है ना, क्या सचित्र वर्णन बोला है, चित्र बस पूछा है तो चित्र बस बना देना, बाकी लिखना होगा तो लिख भी सकते हो। लेकिन चित्र सही बनाना, काले पेन से या पेंसिल से बनाना, या फिर मैडम से पूछ लेना कि चित्र कैसे बनाए करके। हम सर से पूछ लेना, तुम्हारा जो भी तुमको पढ़ाता होगा, ढेर भर के तो आते हैं यहाँ पे, कहाँ के है ना। ठीक है, उतार लिए, बन गया। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा, गुरुत्वीय बल कहाँ होगा रे, देखो अच्छे से। ये बुक लो, बुक किसकी है,
प्रश्न बोलो क्या है? गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? गुरुत्वीय बल सही लिखे हो? फिर क्या है? कौन से पार्ट का है ये अपना? गुरुत्वीय बल है ना। मिला इसका उत्तर? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? देखो ये जो पेन है ना, पेन एक प्रकार का पिंड है। पेन एक प्रकार का क्या है? और नीचे जो जमीन है, जमीन भी एक प्रकार का क्या है? पिंड है। इस पेन को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि जो दूसरा पिंड पृथ्वी है वो इस पिंड को क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बल लगा रही है। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड को किसी बल से अपनी ओर खींचता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल कहेंगे, है ना। वह बल जिससे दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक पिंड ये हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया। वह बल, है ना। एक चुंबक लेके देखो ना, एक चुंबक ले लो और दूसरे चुंबक ले लो, खींचती एक दूसरे को, है ना, एक ताकत से खींचती है। तो वह बल, क्या बोला मैंने? वह बल जिससे एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह बल या फिर वह फोर्स, ऐसा बल जिससे एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह बल जिससे एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से याद कर लोगे? बोलो मेरे साथ। वह बल, वह बल, ऐसा बल, वह बल जिससे, वह बल जिससे एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह बल जिससे एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। बन जाएगा। अगला प्रश्न बोलो। गुरुत्वीय, ये प्रश्न हो गया आपका। चलो अगला प्रश्न देखो। गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? देखो गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई अपनी कार है, अब इधर हल्ला मत करो, मूर्खता मत बताओ। जब कोई कार है, जब कोई क्या है? कार है। अगर कोई कार गति कर रही है, गति कर रही है, किसी स्पीड से क्या कर रही है? गति कर रही है। तो गति करती हुई वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करती हुई वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? एक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन बिल्डिंग की छत पर गए और ये पेन दिख रहा है, बेचारा पेन बोलता हुआ हवा मेरे को गिराते करके, है ना। अपन बिल्डिंग की छत पर गए और छत पर जाकर के अपन ने इस पेन को अपन ने छोड़ दिए। तो पृथ्वी जो होती है वो अब किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, एक बल लगाती है। इसी बल को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी क्या करेगी? इसको खींच लेगी। देखो ये पृथ्वी खींचेगी अपने आप। मैं इसको नीचे नहीं फेंक रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं उसको, ये अपने आप नीचे आ रहा है। अपने आप नीचे क्यों आ रहा है? कौन खींच रही है उसको? पृथ्वी। ठीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता हुआ पिंड, ये एक पिंड हो गया। ये पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी कौन सा बल लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। और पृथ्वी, धरती माता, हमारी जो पृथ्वी है, वो इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके इसको कहाँ खींच रही है? नीचे की ओर खींच रही है। कौन सा बल लगा करके? गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके पृथ्वी इस पिंड को क्या कर रही है? खींच रही है। सुनना, पृथ्वी मतलब जमीन के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हुए पिंड,
अब पिंड क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है मतलब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है? और अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, फिर से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता हुआ पिंड, गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसमें उत्पन्न त्वरण, गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। बारीकी से समझो, अब भी पूछूंगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खींचता है, वो चुंबक वाला बल है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हुए पिंड, गिरते हुए, गिर रहा है, गिरते हुए पिंड, गिरते हुए, अरे गिरते हुए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हुए पिंड, इसमें त्वरण उत्पन्न हो, गिरते हुए पिंड, गिरते हुए पिंड, इस पिंड में उत्पन्न त्वरण, गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। बन जाएगा। और ज्यादा लिख करके आना तो बुक में देख लेना। बाहर आया कोई, टाइम कितना हो गया, चलो एक प्रश्न और बोल दो। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं, ठीक है, समझो इसको। औसत चाल किसे कहते हैं? कौन सी चाल? औसत चाल, ठीक है। सूत्र लिखो, उसको सूत्र से याद करना इसको, है ना, तो याद करने में आसानी होगी। अध्याय 8 का प्रश्न है जी, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल बराबर किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल। देखो परिभाषा किसे बनाओगे, चाल, चाल का मतलब क्या होता है, अपन बोलते ना कि मेरी जो गाड़ी है 90 की स्पीड से भगाया मैंने, तो 90 की स्पीड क्या है, 90 की स्पीड एक प्रकार की चाल है। मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आप अगर 90 की स्पीड से चलाओगे तो 1 घंटे में आप 90 किलोमीटर जा सकते हो। 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा सकते हो, 90 किलोमीटर, वो ये कहती है, ठीक है। तो चाल, तो औसत चाल की परिभाषा सुनना, किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, किसी, परिभाषा बोल रहा हूं, परिभाषा और सूत्र एक ही है, समझ लो। किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, फिर से, किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, अभी बोलो मत, है ना, किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल का अनुपात औसत चाल कहलाता है। बन जाएगा। किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल का अनुपात, अनुपात यानी बटा, क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है, ठीक है। और कितने प्रश्न रह गए हैं, देखो अब आप लोग यहां पे सुनो,
अब अगला वीडियो जो यूट्यूब पर आएगा, सुनना बारीकी सुनो, अगला वीडियो जो यूट्यूब पर आएगा उसमें सही विकल्प पे खालिस्तान है ना, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है, जाओ है ना। और जो बच्चे लोग एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं और 9वीं क्लास के वार्षिक की तैयारी, अर्धवार्षिक की तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी, प्रश्न बैंक के भी सोल्व करवाए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भैया कल कोचिंग का कल कोचिंग छुट्टी है।